हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और आपको मैं चैप्टर करा रहा हूँ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। और उसकी मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो नहीं देखी हैं आप तो जाकर चेक करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। और आज मैं इस टॉपिक की बात करूँगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इससे पहले मैं आपको सब क्लियर कर चुका हूँ। नोट्स के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको आगे वीडियो में दे दूँगा। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे इसकी परिभाषा कि इसने न्यूटन ने क्या दिया था कि इन 1687 में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पार्टिकल अदर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके लिए न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ दिया कि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। ये इनका नियम था, ठीक है। और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इसका नाम दे दिया। और परिभाषा के तौर पे ये आपको शॉर्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि दो मैटर द्रव्य पार्टिकल्स के बीच, द्रव्य का मतलब कोई भी हो सकता है द्रव, ठीक है। द्रव यहाँ पे आपके मैटर की बात हो रही है, ना कि द्रव की, लिक्विड की बात नहीं हो रही है। और द्रव में आपकी तीनों चीज़ें आती हैं, द्रव, गैस, ठोस, ठोस द्रव गैस, तीनों चीज़ें आ जाती हैं। पार्टिकल्स के बीच लगने वाला, दो मैटर या पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों पार्टिकल्स के मास से द्रव्यमानों के प्रोडक्ट के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम वही है जो आपने न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ लिया था, सेम वही है कि दो द्रव्य के बीच लगने वाला, वहाँ आपका दो विभिन्न वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला था, ठीक है। लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों पार्टिकल्स के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमने ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, इसको प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका प्रूव करेंगे। तो क्या किया हमने, 2 पॉइंट्स ले लिए और बी, और इनकी द्रव्यमान मान ली m1 m2, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी r मान ली, और ये मान लिया कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। दोनों अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, ए इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, ए बी की तरफ फोर्स लगा रहा है, और बी ए की तरफ फोर्स लगा रहा है, और दोनों के लिए हमने एफ लग दिया। उसके बाद मानो 2 पॉइंट्स ए और बी पे m1 और m2 द्रव्यमानों के 2 पार्टिकल्स परस्पर म्यूचुअली r डिस्टेंस पर रखे हैं, तथा इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका गुरुत्वाकर्षण वाला है वो एफ अनुपाती का साइन है m1/r², ठीक है। अनुपात क्यों हो गया कि आपने लिखा था कि दो वस्तुओं के गुणनफल के, ठीक है, समानुपाती। तो दो वस्तु आपके क्या होंगी, m1 m2, समानुपाती साइन है, ये ऊपर है तो आपका समानुपाती हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r², तो ऐसी तो हो गया इसका मतलब, ये आपका व्युत्क्रमानी कंडीशन होगी और ये आपकी समानुपाती कंडीशन होगी। ओके, दोनों कंडीशन लिख दी है यहाँ पे। तो इसकी जगह हम जी ले लेते हैं। जी को क्या बोलते हैं आप, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ इसको बोलते हैं। जी को हमने ये हटा के, समानुपाती का साइन हटा के हमने ये ले लिया, ठीक है। समानुपाती का साइन हटा के आपको व्युत्क्रमानुपाती जो भी साइन है आपका, तो एफ वेक्टर इक्वल टू -g क्यों ले लिया, m1m2/r²। अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जी को नेगेटिव ले लेंगे और आर कैप हम अलग से लगा देंगे। ओके, ये हमारी एक अलग की चीज़ होती है। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लिखते हैं तो आपको वेटर देन वेटर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वेटर देन वेटर मार्क्स मिलेंगे। तो वी आर जी बरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ यूनिट कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया आपका, जिससे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू वो होती है, वैल्यू, ठीक है। इसको याद रखें। डायमेंशन इसकी बेमा क्या होगी, पहले हम इसकी m1 m2 पे लगाएंगे इसके बेमा, ठीक है। बेमा के लिए क्या किया हमने कि mL2 ये हमने लगा दी, L² आपकी r² विराम होगी, और m² अपना द्रव्यमान, क्योंकि हमने इसको चेंज करके लगाया है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ जी इक्वल टू, यहाँ से m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स बन जाएगा। L है आपका तो L³ बन जाएगा, L² ये L क्यू हो जाएगा, और ये t-2 करते हुए क्या है, डायमेंशन निकल के आ गई। उसके बाद आगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे हम ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्व क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब किसी बॉडी को हाइट से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है, किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी उस बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि जब भी ऊंचाई से हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए पेन मैंने उससे छोड़ दी, क्या करी, ऊपर तो नहीं गई ना पेन, नीचे गिरी ना के, तो इसका मतलब यही है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसे अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी के कारण बॉडी की वेलोसिटी में लगातार या कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, जिस कारण गति में एक्सेलेरेशन या त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं, ठीक है। बॉडी अगर ऊपर नीचे हर बार
आप वेलोसिटी में लगातार चेंज होता है, ठीक है। आपने मैं ऊपर किस स्पीड से ले गया, फिर नीचे किस स्पीड से आई, हवा का भी आपको कुछ उसमें घर्षण लग जाता है। उससे क्या है कि उसके एक्सेलरेशन त्वरण में उत्पन्न हो जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी से शो करते हैं। आपको पढ़ा होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। एम ए बराबर आपका क्या हो गया? ये मास हो गया एम बराबर, ठीक है। और ए बराबर हो गया आपका एक्सेलरेशन त्वरण, ओके। एफ बराबर एम जी आपने पढ़ा होगा। यहाँ से आप जी की वैल्यू निकालेंगे तो जी बराबर एफ अपन एम आ गया। हमने एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे जी से शो कर दिया, ए नहीं किया हमने। किस में शो करती है? ए के लिए क्या चेंज कर दिए? किस में? ए के लिए चेंज कर दिया हमने जी में। तो जी और यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड की, एफ अपन एम आ गया। जी इक्वल टू एफ आ गया। एफ को किस लिखेंगे? एफ के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? तो इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें ना। तो आपको पता है कि एफ के लिए न्यूटन में शो करते हैं और एम को मास को आप केजी शो करते हैं। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम होगा। डायमेंशन इसके निकालेंगे तो नॉर्मली इसकी डायमेंशन तो हम एल टी माइनस टू होती है। किस प्रकार से कि अगर न्यूटन की निकालेंगे एम एल टी माइनस टू, फिर इसकी लिखेंगे के जी में एम है, ठीक है। ऊपर से आपकी एम एल टी माइनस टू आपकी किसकी हो गई? इसकी बेमा हो गई। और नीचे आपकी किलोग्राम की लिखेंगे आपकी एम, ठीक है। एम लिख दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, आपकी एल टी माइनस टू बची। डायमेंशन बोलते हैं बेमा, ओके। इसकी जब फुल फाइंड करेंगे आप एफ के निकालेंगे एफ और एम से, ओके। तो ये हो गया मीटर के लिए आप लिखेंगे मीटर प्रति और सेकंड स्क्वायर, किसके लिए? एफ और एम ए के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसका देखिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आपने काफ़ी अच्छा 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके लिए करते क्या है कि जी और जी में संबंध, इसके लिए हम अर्थ को मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ के तौर पर हमने एक नॉर्मल सा इसमें गोला टाइप ले लिया, अर्थ के लिए ले लिया, ठीक है। उसको हमने अर्थ मान लिया और उसका द्रव्यमान माना कितना? कैपिटल एम, और इसमें स्मॉल ई मतलब अर्थ के लिए लिया है, ओके। हमने अभी एम पॉइंट माना है यहाँ पर, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी मानी? आर मानी है। और पृथ्वी की सतह से उस पॉइंट तक की दूरी स्मॉल एच मान ली, और सतह से अंदर तक की या पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी ने स्मॉल आर ई मान ली, सॉरी कैपिटल आर ई मान ली अर्थ के लिए। मान अर्थ का मास एम ई, रेडियस आर ई एंड सेंटर ओ है। अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर एम मास की कोई बॉडी रखी है। हमने कोई मान ली कि एम मास की यहाँ पर कोई बॉडी पुट कर दी यहाँ पर, ये, ओके। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। उसके बाद एफ बराबर जी, जी की वैल्यू सेम रखेंगे। कैपिटल इसकी वैल्यू एम वन की वैल्यू क्या रखेंगे? एम ई, क्योंकि मास ऑफ अर्थ लिख रहे हैं हम, ओके। स्मॉल एम रहने देंगे, ठीक है। और आर स्क्वायर भी रखेंगे आर ई प्लस एच, क्योंकि आपकी टोटल दूरी आर ई आपकी टोटल होगी, ठीक है। आर ई ये होगी आपकी आर ई, ठीक है। और उसके बाद प्लस एच, तभी तो आपकी पूरी टोटल रेडियस निकल के आएगी। यहाँ से ओ केंद्र से एम तक की दूरी कितनी है आपकी? आर ई प्लस एच निकल के आएगी। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर लिए। जी एम ई एम बराबर आर स्क्वायर, उसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एज आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, ठीक है। इस टाइप से हमने मान लिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एफ इक्वल टू एम जी, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। किसका? इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करने के बाद एफ और एम जी हमने निकाला था, तो एफ हमने एम जी पुट कर दिया। जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, ये हमने दूसरी फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया। यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इफ़ बॉडी अर्थ सरफेस के क्लोज हो, मतलब बॉडी जो है वो पृथ्वी की जो आपकी परत है उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, सरफेस के क्लोज, तब एच उसका नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल मतलब क्या है कि आपकी एच जो होगा, एच ओनली एच उसका लिखी या चाहे एच लिखी, बहुत नेग्लिजिबल होगी। नगड़ क्यों होगी? क्योंकि इसकी हाइट तो बहुत कम होगी ना, दूरी बहुत कम होगी, तो एच तो बिल्कुल नगड़ हो जाएगा। तो वहाँ से हटा देंगे तो जी इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर ले लेंगे, ओके। तो ये जी एंड जी के बीच संबंध है जिसमें मास ऑफ बॉडी एम नहीं है। आपने देखा कि बॉडी का मास कहीं नहीं है इसमें, आपका एम जो लिया है वो मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, जिससे कि भी संबंध है जिसमें मास ऑफ बॉडी एम नहीं है, जो रिप्रेजेंट करता है कि यदि डिफरेंट मासेस की बॉडी को ऊंचाई से फ्रीली छोड़ा जाए, दो बॉडी को ऊंचाई से फ्रीली छोड़ा जाए इस टाइप से, तो वे अर्थ पर एक साथ आकर गिरेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडीज़ के मासेस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों एक साथ गिरेंगी। बट आप लोग सोचेंगे कि अगर एक भारी हो एक भारी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, दोनों चीज़ हम साथ साथ छोड़ेंगे तो बराबर कैसे गिरेगी? तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वस्तु निर्वात हो, ये ना है कि आप हवा में कर रहे हैं कहीं और जगह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस भी हैं आपकी, क्या निर्वात होना चाहिए या काफ़ी कंडीशन आपकी निकलती है। कंडीशंस को आप फॉलो करते हो उस टाइप से ही हो सकता है, वरना नॉर्मली जब आप छोड़ेंगे तो भारी चीज़ ही आपके नीचे गिरेगी आके, ओके।
उसके बाद आप कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर की ग्रहों की गति संबंधी नियम। एक जर्मन एस्ट्रोनॉटर जॉन केपलर ने सन के अराउंड प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए नियम 3 नियम दिए। ठीक है, सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स जो आपके ग्रह गति करते हैं उसके संबंध में केपलर नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे वो आप इसमें हम स्टडी करेंगे कि लॉज ऑफ ऑर्बिट, पहला इनका नियम था लॉज ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का नियम। ठीक है, किसका नाम था? कक्षाओं का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच प्लैनेट सन के अराउंड, की प्रत्येक ग्रह सन के अराउंड इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में कक्षा में रिवोल्यूशन में चक्रण करते हैं और सन के अराउंड फोकस पर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सन ही है और इसके अराउंड क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और फोकस उनका सबका क्या होता है, फोकस उनका सबका आपका सन होता है। ठीक है, तो ये आपको लॉज ऑफ ऑर्बिट्स का कक्षाओं का नियम जैसे प्रथम नियम बोला जाता है। द्वितीय नियम आपका कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्या नियम है इनका कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी प्लानेट को सन से मिलाने वाला रेडियल वेक्टर के त्रिज्या सदिश, मान लीजिए आपका कोई ये प्लानेटरी मोशन कर रहा है, इसको इससे मिलाने वाला, ठीक है, इससे उसके मिलाने वाला त्रिज्या सदिश समान समय में समान एरिया पार करता है, अर्थात प्लानेट्स की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी आपको इसके अनुसार अगर कोई वेलोसिटी का अगर चक्रण कर रहा है या चक्रण मोशन कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है त्रिज्या उसके समय बराबरी रहेगी ना, क्योंकि बराबर दिशा में वो कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो आपकी क्या है, त्रिज्या आपकी बराबर रहेगी। तो इससे क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आता है थर्ड, जिसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिवोल्यूशन टाइम, परिक्रमण काल का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी प्लानेट का सन के अराउंड रिवोल्यूशन टाइम, चक्रण का समय, किसी प्लानेट का सन के सूर्य के अराउंड चक्रण का समय या टाइम पीरियड का स्क्वायर, चक्रण का समय या बोलते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर, इलिप्टिकल ऑर्बिट की अर्ध दीर्घ अक्ष या सेमी मेजर एक्सिस की दूरी घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये अभी आप क्लियर नहीं होगा, ठीक है, मैं नोट कर दिया, इसको बोले टी स्क्वायर अनुपाती ए क्यू। प्लैनेट के सर्कल रिवोल्यूशन टाइम, चक्रण का समय, टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का मतलब टी का स्क्वायर, इलिप्टिकल ऑर्बिट की अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब ए, अर्ध दीर्घ अक्ष, अगर आपकी इलिप्टिकल है पूरी, ठीक है, तो उसकी अर्धीक्षत होगी ए होगी कि दूरी के क्यू, इसकी दूरी हमने ए ले ली कि क्यू मतलब 3 ले लिया, कि समानुपाती होती है, तो टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू। अब इन चीज़ों का हम प्रूफ पढ़ेंगे कि हमने आज तक जो अभी जो नियम लिखे थे वो कैसे प्रूव होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, काफ़ी सरल होते हैं, जो आपको मैं कॉपी पर लगाने वाला हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। पहले हम इसके केपलर के नियम को ही प्रूफ करके दिखाते हैं किस टाइप से इन्होंने सन के अराउंड कौन सी गति होती है, क्या होता है। ठीक है, तो वो अभी आपको प्रूफ कराने वाले हैं। मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, इस टाइप से, और मैं सन के अराउंड माना ये ब्रह्मांड समझ के चला हूँ। ठीक है, जहाँ पर आप सभी प्लैनेट्स मोशन कर रहे हैं, वो मैंने इसको काल्पनिकली मान लिया इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, मान लिया अपने सन है एस ले लिया, और इससे 2 पॉइंट्स ले ली, इसकी रेडियस ले ली, और यहाँ हमने मान लिया कोई पी पॉइंट, इसका एम द्रव्यमान है, और यहाँ मान लिया हमने क्यू, और इसके जो यहाँ से इसकी दूरी वो डेल्टा आर वेक्टर मान ली। ओके, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, ये आपकी डेल्टा आर वेक्टर होगी, और यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी आर वेक्टर प्लस डेल आर। ओके, आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर मान ली। ओके, और एस मान लिया, इसके कैपिटल एम द्रव्यमान मान लिया, और इसकी दीर्घाक्षर वृत्त की जो दूरी मान ली वो ए मान ली हमने। ठीक है, जो अभी इसकी बात कर रहे थे दीर्घवृत्ताकार इस कक्षा की, हमने दूरी कितनी मान ली, ए मान ली। ठीक है, और ये तो आपका आर वेक्टर ही रहेगा, और इसकी दूरी आपकी बी। ठीक है, ए भी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो एवं डायग्राम में एस सन है जिसका मास कैपिटल एम है, सन के अराउंड एम मास का एक प्लानेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है, कि स्मॉल एम मास का आपका ये कोई, और इसके और क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है, कोई प्लानेट आपका गहरा चक्रण कर रहा है। रिवोल्यूशन का मतलब रिवोल्यूशन चक्रण। ठीक है, आप चक्रण करना, रिवोल्यूशन करना, या आप उसको चक्कर लगाना। इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस या दीर्घ एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस लघु अक्ष की रेडियस क्रमशः ए एंड बी है। ठीक है, अपने दीर्घ अक्ष ए मान ली और सेमी अक्ष लघु अक्ष की बी मान ली रेडियस। प्रारंभ में प्लानेट पॉइंट पी पर है और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा ना, प्रारंभ में क्या मानते हैं, पी पर मान लेते हैं प्लानेट के लिए, उसके स्मॉल एम द्रव्यमान है, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, टाइम इंटरवल समय अंतराल डेल्टा टी में, ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट तय करके डेल्टा टी में क्या करता है कि डेल्टा टी टाइम में रेवोल्यूशन करके, डेल्टा टी टाइम में चक्रण करके डेल्टा आर कंडीशन में पहुंच जाता है।
नई स्थिति क्यू में पहुंच जाता है और इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर हो जाता है। ठीक है, कोई होता है उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर हो जाता है। अब इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ का प्रूफ क्या पढ़ेंगे, अब उसको प्रूफ पढ़ता हूँ। तो डालेंगे प्रूफ हेडिंग में आपने पहले डाली थी, और किस चीज़ का, फर्स्ट लॉ का प्रूफ पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, किस टाइप से, एफ वेक्टर आपको दिया था, एफ वेक्टर इक्वल टू आपका आया था -g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और आपका आर कैप निकल गया था, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और आर कैप की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है आपको बताया था मैंने, आर वेक्टर अपॉन आर मोड। ओके, उसके बाद m1 मान ले रहे हैं, m1 इक्वल टू इसे यहाँ मान लेना आपको मास ऑफ सन। ठीक है, और m2 इक्वल टू मान ले रहे हैं यहाँ पर मास ऑफ प्लानिट, और इसके लिए आप क्या कैपिटल एम माना था ना इसके द्रव्यमान आपने, और इसका स्मॉल एम मान ले रहे हैं। ओके, आप वैल्यू लगा दीजिए, एफ वेक्टर इक्वल टू -g स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, उसके बाद इन स्केलर का फॉर्म मतलब क्या होता है कि आपका आर वेक्टर दिया है, ठीक है, आर वेक्टर दिया है और ये आपका एफ दिया है। तो स्केलर फॉर्म इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने पढ़ाया था कि इसके अकॉर्डिंग एफ बराबर एम ए, या आपने जब स्टार्टिंग के चैप्टर मैंने पढ़ाया था इसमें आपको मैंने केंद्रीय बल की स्टार्टिंग की थी, तो मैंने बताया था कि एफ जो बल लगता है किसके अकॉर्डिंग, विस्थापन के अकॉर्डिंग लगता है, तो उसके एफ आर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, आपका जी सेम रहेगा, एम एम मान लेंगे। ओके, अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ से क्या करता है कि आपका स्केलर फॉर्म निकल आती है, और आर की वैल्यू आपको पता ही कि आर वेक्टर अपॉन आर मोड। ओके, या मोड ना चाहिए तो आप ओनली आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एफ आर इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन स्मॉल आर मान लिया। तो एफ आर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आपका आर क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर क्यू इंटू आर वेक्टर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तब प्लैनेट पर लगने वाला टॉ, जब आप प्लैनेट जब क्या ग्रह जब मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ग्रह जब मोशन कर रहा है तो उस पर बल भी लग रहा होगा, बल भी लग रहा हो तो बल के अकॉर्डिंग उस पर विस्थापन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो जब बल और विस्थापन हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है टॉ तो आएगा ही, तब प्लैनेट पर लगने वाला टॉ, तब प्लैनेट पर लगने वाला टॉ वो क्या होगा, टॉ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, एफ की वैल्यू लगता है यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आर क्रॉस इंटू आर क्रॉस। और आपको पता ही है जब क्रॉस क्रॉस होता है वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस या ए क्रॉस बी क्रॉस जो भी आपके सेम का होता है, ये नहीं है कि आप आर क्रॉस इंटू एफ क्रॉस कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा। जब आर क्रॉस इंटू आर क्रॉस क्रॉस आर क्रॉस है तो आपकी वैल्यू जीरो होती है उस चीज़ की। ओके, तो यहाँ से आपका जब वैल्यू इसकी जीरो लगा देंगे तो टाव आपका निकल के आएगा जीरो, वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मान ली। ठीक है, और जब ये वैल्यू आपके निकल के आई, जब टाव निकल के जीरो आ गया तो नॉर्मल सी बात है, टाव जब होता है तो वहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग भी होता है। जब टाव का मान आपका जीरो होता है, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि टाव की वैल्यू जब जीरो निकल के आती है तो आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका जे जो होता है, कोणीय संवेग आपका वो भी जीरो हो जाता है। तो टाव इक्वल टू हो जाएगा डी जी अपॉन डी टी, और यहाँ से आपका जे इक्वल टू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट, इसके बाद जीरो रख देंगे तो जे इक्वल टू आपका निकल के आ गया कांस्टेंट। इससे आपका क्या क्लियर होता है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया हमने। ओके, तो और जे इक्वल टू आपका आर इंटू पी वैक्टर भी होता है, और पी बराबर का एम बी वैक्टर होता है। आगे ये भी लिख दीजिए आप, तो जे वैक्टर इक्वल टू आर इंटू एम बी वैक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ तक छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए आपको मैंने समझाया था कि अगर ऐसा हो ए क्रॉस इंटू ए क्रॉस हो तब तो आपका जीरो होगा, समान हो आपके। अगर समान नहीं होगा तो ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस, ये आपका डॉट मिलकर ए भी बन जाए तो आपका लग जाता है साइन थीटा। इंटू हो तो कॉस थीटा लग जाता है, इंटू हो तो कॉस थीटा लग जाता है, क्रॉस हो तो साइन थीटा लग जाता है। तो ए इक्वेशन क्लियर कि जे कांस्टेंट है जो कि आर वेक्टर एंड पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्यों है, ये है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। ओके,
जो रिप्रेजेंट करता है कि ग्रह की ऑर्बिट एक ही प्लेन में होती है और सन के उनके फोकस पर होता है। यही केपलर्स फर्स्ट लॉ है, जो मैंने आपको केपलर का फर्स्ट लॉ बताया था, सेम यही है ना आपका। उसके बाद आपका सेकंड लॉ का प्रूफ आता है कि प्रारंभ में प्लानट पी में होता है और डेल्टा समांतर में डेल्टा आर दूरी तय करके पोजीशन थीटा में पहुंच जाता है। हमने माना था सेकंड लॉ मैंने आपको अभी पढ़ाया। तब प्लानट को सन से मिलाने वाली लाइन या रेडियल वेक्टर तय किया जाता है एरियल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि आपकी रेडियस जो होती है किसी सन को मिलाने वाली, वो समान समय में समान दूरी तय करती है। नॉर्मल सी बात है, इसके साथ घूमे तो रेडियस भी उसकी इतनी रहेगी, अभी समझाया था। उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। ट्रैवल एरिया बाई प्लानट, डेल हो जाएगा इक्वल टू एरिया, हमने मान लिया इसको एरिया कैसे, डेल ए मान लिया एरिया, क्योंकि हमने फॉर्म ले ली स्मॉल, क्योंकि हमने छोटी दूरी मान के चल रहे हैं, एकांक दूरी मान के चल रहे हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर इंटू डेल आर। आपको पता है कि एरिया बराबर क्या होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा ऊंचाई भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाफ इंटू डेल आर, इसको इक्वेशन 5 मान लिया। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स होती है आपकी डेल ए अपॉन डेल टी। यहाँ से आपने डेल ए की वैल्यू लगा दी और डेल टी आपका सेम रहा। यहाँ से आपने डेल आर अपॉन डेल टी कर दिया, इसकी मल्टीप्ल नीचे कर दी, तो आपका डेल अपॉन डेल टी मिल जाएगा। और आपको पता है कि वी इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल टी। आपको मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ कि वी इक्वल टू आपका होता है डेल आर अपॉन डेल टी, और यहाँ से डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू बी की वैल्यू तो लगाएंगे तो हाफ आर इंटू डेल वी हो जाएगा। इसकी जगह डेल आर अपॉन डेल टी जगह आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इफ टाइम इंटरवल डेल एफ इज वेरी स्मॉल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन हमने जो आपका टाइम इंटरवल वाला बहुत कम मान लिया, बहुत अल्प समय मान लिया, तब क्या हो जाएगा आपका कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट लगा देंगे डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू हाफ आर इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या थी आपकी, ये जे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जे वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एम बी वेक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये थी आपकी इक्वेशन। यहाँ से हमने क्या किया कि जे की वैल्यू यहाँ से आर इंटू वी की वैल्यू निकाली, जे अपॉन एम आगे निकल के, और डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू हाफ जे अपॉन एम। ये अपने कहाँ से फाइंड की, यहाँ से, किधर गया आपका ये, ठीक है। और यहाँ से डेल ए अपॉन डेल टी जब फाइंड करेंगे, आर इंटू वी आपका क्या है, आर इंटू वी आपका डेल अपॉन डेल टी है, 2 आपको ऊपर चले जाएगा। तो इस प्रकार से डेल अपॉन डेल टी जब फाइंड करेंगे तो आपका जे अपॉन 2 में आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका इधर ही रहेगा ना, ठीक है। डेल अपॉन डेल टी फाइंड आर इंटू वी की चलाएंगे तो ये 2 इधर चले जाएगा, जब 2 को हम इधर भेजेंगे तो हाफ जे अपॉन 2 में आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है। बट जे बराबर कॉन्स्टेंट आपको, तो नॉर्मल सी बात है, डेल अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो एव इक्वेशन क्लियर की प्लानट की एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, यही केपलर सेकंड लॉ है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करना है, ओके। उसके बाद आपका लास्ट रह गया थर्ड लॉ। तो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट की मोशन करते हुए या रिवोल्यूशन करते हुए टाइम पीरियड निम्नलिखित होता है कि जबकि कोई आपका ग्रह है, जब उसका सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है कि आपका चक्कर करता है, तो उसका रिवोल्यूशन टाइम कितना होता है, ट्रेवल्ड एरिया बाई प्लानट, ट्रेवल एरिया बाई प्लानट की ग्रह के द्वारा कितना एरिया आपने ट्रेवल किया है, और एरियल वेलोसिटी। और एरिया तो इसके लिए लिखेंगे एरिया फिलिप्स और एरियल वेलोसिटी। ट्रेवल एरिया के लिए क्या लिखते हैं, एरिया फिलिप्स। इब्लिप्स में तो उसने क्या किया चक्कर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिवोल्यूशन टाइम में टी मान लिया, और एरिया ऑफ इलिप्स का एरिया क्या मान लिया, क्षेत्रफल क्या मान लिया, पाई ए वी। और एरियल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, डी पी अपॉन डी टी, सॉरी डी अपॉन डी टी होगी, ठीक, डी अपॉन डी टी मान ली। यहाँ से अगर हम डी अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, और डी अपॉन डी टी हमने क्या लिया था, फ्रॉम सेकंड लॉ से क्या आया था, जी डी अपॉन डी टी इक्वल टू जी अपॉन 2 में निकल के आया था, ठीक है। यहाँ से टी बराबर पाई अपॉन ए वी, और इसकी जगह वैल्यू लगा देंगे तो आपका जे अपॉन 2 में निकल के आ जाएगा, और टी इक्वल टू आपका आ जाएगा 2m पाई ए वी अपॉन जे। टी इक्वल टू आपको निकल के आ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और जे आपका नीचे आ जाएगा 2m पाई ए वी अपॉन जे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर आ गया। बट अर्ध नाबिलम जीवा या सेमी इलेक्ट्रस रेक्टम आपका होता है ए स्मॉल एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ से वी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए एल फाइंड, ठीक है। तो बी स्क्वायर की जगह हम किसकी वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर आप ए एल रख देंगे। तो स्क्वायर तो किया है, तो 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर वैल्यू लगा दी ए एल ई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, आपका हो जाएगा ए क्यू 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका 4m स्क्वायर और पाई स्क्वायर एल, 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर एल अपॉन जे स्क्वायर जो होता है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। तो आपका ए क्यू बचा, तो टी स्क्वायर नॉर्मली क्या होगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, ए क्यू के। तो ए इक्वेशन से क्लियर है कि सन के अराउंड की रेवोल्यूशन चक्रण टाइम का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर की दूरी
अर्ध दीर्घ अक्ष 1, ठीक है, ये आ गया आपका। घन के समानुपाती मतलब क्यू, ठीक है, तो ये क्लियर है आपका। उसके बाद चैप्टर में काफ़ी चीज़ रह गई हैं, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। लगभग अगली वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।